Hello students, welcome to ETP class. Today now we will know about the various features of feasibility study. Feasibility study मतलब जो प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं वो कहाँ तक हो सकता है, पॉसिबल है, उसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, क्या नहीं है, इन सब के बारे में जो जानते हैं, पता लगाते हैं, कहाँ कहाँ उसको कैसे इस्तेमाल प्रैक्टिकली जमीन पे उतारना है या उस प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट करना है, इसके बारे में जानते हैं. दैट इज नोन एज फिजिबिलिटी स्टडी. एंड इसमें हमें किन बातों को ध्यान में रखना है इसके बारे में जानते हैं. इसमें पहली बात है मार्केट एनालिसिस फिजिबिलिटी. सबसे पहले मार्केट के बारे में जानना है कि जिस प्रोजेक्ट को या जिस प्रोडक्ट को हम करना एंटरप्रेन्योर करना चाह रहा है उसके लिए कितनी मार्केट में क्या क्या फिजिबिलिटीज है. Market analysis is related mainly with questions like total demand per product in future and what will be the market share. For this we need to know the following. मार्केट एनालिसिस का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उसकी मार्केट में कितनी डिमांड है और आगे वो फ्यूचर में कितने दिनों तक डिमांड पे रहेगा. इस तरह की बातों को जानने के लिए जिन सवालों को पता लगाना पड़ता है, जिन सवालों के जवाब ढूंढने पड़ते हैं, इसको हम मार्केट एनालिसिस करते हैं. एंड इसमें किन किन सवालों को हमें देखना पड़ता है, किस किस बातों में ध्यान दे करके पता लगाना पड़ता है, ये हम आगे देखते हैं. Consumption of past and present, supply situation of past and present, situation of import and export, structure of competition, elasticity of demand, taste and preference of consumers, existing distribution area and marketing policies, administrative, technical and legal barriers, and last but not the least, cost structure. मार्केट वैल्यू के बारे में मार्केट एनालिसिस करते वक्त हमें सबसे पहले देखना होगा कंपटीशन, कंजम्पशन पहले कितना होता था किसी प्रोडक्ट का, जिस प्रोडक्ट को एंटरप्रेन्योर मार्केट में लाना चाह रहा है उसका पहले कितना होता था, आगे फ्यूचर में अब कितना है एंड फ्यूचर में कितना होगा. इसी तरह उसका सप्लाई का क्या पोजीशन है, पहले क्या था, आगे अभी क्या है. इसी तरह इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में भी क्या हालात है, स्ट्रक्चर का कंपटीशन कितना है, उस प्रोडक्ट के लिए कितने और कॉम्पिटिशन है, उसकी डिमांड कितने, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, टेस्ट और कस्टमर कंज्यूमर्स का टेस्ट वो कितने दिनों तक चल सकता है, ये टेस्ट लंबा चलेगा या जल्दी खत्म होगा. इस तरह से इन सारी बातों से मार्केट एनालिसिस किया जाता है. दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फिजिबिलिटी. अब हम आते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे. The technical and engineering aspect of the project should be analyzed continuously while formulating a project. उसको बार बार टेक्निकल को बार बार रिपीटेडली देखना होता है जब किसी प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में काफी सारे पॉइंट्स रहते हैं जो बार बार बदलते रहते हैं, इसीलिए उसका कंटिन्यूअस स्टडी होना बहुत जरूरी है. इनमें किन बातों को हम कंसिडर करते हैं, द इनिशियल टेस्टिंग एंड स्टडी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, पावर एंड अदर इनपुट्स, सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीन्स, अरेंजमेंट फॉर कंट्रोलिंग पॉल्यूशन, suitability of proposed layout, site or building and plant, appropriate technology from social viewpoint, routine is realistic or not. यहाँ पे हमें देखना है सबसे पहले उसको इनिशियली टेस्ट करने के लिए, शुरुआत में कुछ सैंपल्स के साथ में टेस्ट करने के लिए कैसे करना है उसके बारे में ध्यान देना है. रॉ मटेरियल, पावर एंड बाकी सारी जो भी चीजें कि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए रिक्वायर्ड है इसके बारे में भी पता लगाना है. एंड किस तरह के मशीन्स को हम उसको एंटरप्रेन्योर यूज करें कि वो अच्छे से काम हो सके, प्रोडक्ट बन सके, इसके बारे में, और कॉस्ट भी उसके बजट के अनुसार हो. एंड पोल्यूशन, कई सारे प्रोडक्ट से पोल्यूशन बहुत होता है तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा. देन सुटेबिलिटी ऑफ द लेआउट, जो जिस जगह में बनाना है वो बिल्डिंग और प्लांट जो है वो एक दूसरे के साथ में मैच होते हैं कि नहीं, ताकि वो कम अच्छे से उसको प्लान कर सके. इसी तरह टेक्नोलॉजी किस तरह से करना है एंड रियलिस्टिकली, प्रैक्टिकली वो कहाँ तक सही है. इन सब बातों का ध्यान देना होता है टेक्निकल एनालिसिस. टेक्निकल एनालिसिस करते वक्त इन सब चीजों को कंसिडर किया जाता है. Next comes financial analysis, feasibility. The financial analysis attempts to ensure whether the project is financially viable or not. In financial analysis, attention is given to the following. Financial analysis में practically वो project financially सही हो पाएगा कि नहीं.
अगर प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग की प्रॉब्लम होगी तो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो उस वक्त किन किन बातों का, प्रोजेक्ट के जो फंड्स के लिए फाइनेंस की जरूरत है उसके लिए किन किन बातों का ध्यान देना होगा, पहले उसके भी सर्वे करनी पड़ती है। तो उसमें हम लोग देखेंगे द एंटरप्रेन्योर शुड सी इन्वेस्टमेंट, outlay and cost of project, sources of finance, cost of capital, project profitability, break-even point, cash flow of the project, projected financial position, level of risk, determination of investment feasibility on the basis of various criteria. इन्वेस्टमेंट लेआउट कैसे है पहले वो देखना है। तो इसमें सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट का एक्सपेक्टेड कॉस्ट क्या होगा, फिर कहां से सोर्सेस, फ्रॉम वेयर दे आर गोइंग टू गेट द फाइनेंस, देन कैपिटल कितना होगा। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल, किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए बेसिक कैपिटल की सबसे पहले जरूरत होती है। इसके बाद में उसमें कब कब कितना कितना उसमें उस प्रोजेक्ट से जो कैपिटल इन्वेस्ट होता है उससे कितना प्रॉफिट मिलेगा। कोई भी एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को जब शुरू करता है तो ही इज नॉट डूइंग फॉर एनी अदर थिंग, ही वांट्स टू अर्न सम प्रॉफिट फ्रॉम द प्रोजेक्ट। वो जो भी प्रोजेक्ट करते हैं उसमें से उनको प्रॉफिट चाहिए, तो उसमें जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंगली व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट मिल रहा है, इज दैट सफिशिएंट और नॉट, इस बात का ध्यान देना। एंड किसी प्रोजेक्ट में कैश फ्लो हमेशा होता रहना चाहिए। अगर किसी भी वजह से कैश फ्लो रुक गया है तो दे विल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। प्रोजेक्ट की पूरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगी कि टोटल में कितना अमाउंट उसमें आएगा एंड कितना प्रॉफिट होगा, कैसे होगा, कब कैपिटल इन्वेस्ट कितना कितना ब्रेक इवन में करना है, कहाँ कहाँ उसका ब्रेक इवन पॉइंट्स होने चाहिए, ये सारी बातें इसमें देखी जाएगी। इसके बाद में इस प्रोजेक्ट में रिस्क कितना है। कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली देयर इज सम रिस्क इन दैट, सो दे हैव टू एनालाइज हाउ मच इज द रिस्क। एंड उसके बाद में उसमें अलग अलग उसके और रास्ते, क्राइटेरियाज क्या है, और भी बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं जिनके बेस पे फाइनेंशियल एनालिसिस करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक एनालिसिस। इन सब के बाद में हम सबसे पहले तो उसका प्रोजेक्ट एनालिसिस, बेसिकली वो कहाँ तक प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं, हमने वो एंटरप्रेन्योर ने उसको टेस्ट किया, देन मार्केट को टेस्ट किया, देन टेक्नोलॉजी टेस्ट किए, फिर फाइनेंशियल टेस्टिंग हुई, and now it comes to economic analysis. This is known as social cost benefit and related to evaluating the project from wide social viewpoint and mainly used in evaluation of public sector projects. Social benefit cost analysis consists of the following factors. पब्लिक सेक्टर्स में इस चीज बात पे बहुत ध्यान दिया जाता है कि सोशली इस प्रोजेक्ट से कितना फायदा होने वाला है। जब प्रोजेक्ट कोई एंटरप्रेन्योर बिजनेस करता है, ही द एंटरप्रेन्योर्स का दूसरा पॉइंट होना चाहिए, ही हिमसेल्फ इज गेटिंग अ प्रॉफिट, बट विद दैट ही हैज टू इवन सी हाउ मच द सोसाइटी इज गोइंग टू गेट अ बेनिफिट। सोशल व्यू पॉइंट से भी वो कितने फायदेमंद है। अगर कुछ प्रोजेक्ट से सोसाइटी को नुकसान हो रहा है, देन there is a chance that he may not be able to get a permission to do that project and his basic work will be spoiled. सोसाइटी की तरफ से भी क्या, और इस चीज के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना, सोसाइटी के लिए कितना फायदा हो रहा है, इसके लिए जानने के लिए कुछ पॉइंट्स को ध्यान देना पड़ता है। दे आर एज फॉलोज। व्हाट इज द डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट एंड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट व्हेन मेजर्ड फ्रॉम शैडो प्राइस इंस्टेड ऑफ फ्रॉम मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस से तो एक प्रॉफिट दिख रहा है, बट प्रैक्टिकली अगर होगा तो कॉस्ट से, उस कॉस्ट से प्रोजेक्ट से इकोनॉमिकली कितना फायदा होगा। डायरेक्ट बेनिफिट क्या है, सोसाइटी को डायरेक्ट बेनिफिट क्या है, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट व्हिच दे हैव टू नो। देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फ्रॉम सोसाइटी। डिस्ट्रीब्यूशन, सोसाइटी को कितना इनकम, प्रोजेक्ट से एंटरप्रेन्योर को तो प्रॉफिट हुआ, बट सोसाइटी को कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसमें सोसाइटी का कितना क्या क्या चीजें इन्वेस्ट होंगी एंड उसके अकॉर्डिंगली सोसाइटी को क्या क्या बेनिफिट होंगे। इन दिस हियर वी कैन से दैट किसी प्रोजेक्ट से काफी सारा एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, तो मीन सोसाइटी इज रिड्यूसिंग इट्स अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, देन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज एक्सपेंडिंग हायर, गेटिंग हायर। तो ये सारी बातों पे सोसाइटी का ये सारे जो पॉइंट्स है वो इकोनॉमिक एनालिसिस में आती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन द लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ द सोसाइटी। इन्वेस्टमेंट, सोसाइटी का क्या क्या इन्वेस्टमेंट है एंड उसको सोसाइटी को क्या क्या फायदे हो रहे हैं, इस बात का भी
ध्यान देना पड़ता है। Then the next point is what will be the contribution of project on self-sufficiency, employment, social order. जो बात हमने पहले की थी कि सेल्फ सफिशिएंट अगर कोई एंटरप्रेन्योर बहुत बड़ा बनता है तो टू व्हाट एक्सटेंट ही इज बिकमिंग सेल्फ सफिशिएंट एंड टू व्हाट एक्सटेंट ही इज गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू अदर्स एंड सोशल सोसाइटी में उस प्रोजेक्ट से और क्या क्या फायदे हो रहे हैं, इन सारे पॉइंट्स को देखा जाता है इकोनॉमिक एनालिसिस में। अब हम आते हैं अब इकोनॉमिक एनालिसिस के बाद नाउ वी हैव टू सी इकोलॉजिकल एनालिसिस आल्सो। In present time, ecological aspect is also analyzed. This is necessary mainly for large projects having environmental effects such as hydroelectricity, irrigation, and industries polluting environment. This mainly consists of the following factors. इकोनॉमिक था कि फाइनेंशियली सोसाइटी कितना आगे बढ़ रही है, सोसाइटी का लाइफस्टाइल पूरे के पूरे हमारे सोसाइटी का लाइफस्टाइल कितना आगे बढ़ रहा है, इस बात पे ध्यान देते थे। इकोलॉजिकल में हमारे एनवायरमेंट पे ध्यान दिया जाता है। आजकल क्या है, इस बात को बहुत ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि काफी सारे इंडस्ट्रीज से एनवायरमेंट को बहुत नुकसान हो रहा है, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट्स हैं एंड कुछ एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट्स भी है जहां पे एग्रीकल्चरल की जगह इंडस्ट्रीज ले आते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड पे इंडस्ट्रीज लेके आते हैं, तो दे आर गिविंग एग्रीकल्चरल लैंड आपका कम हो जाता है एंड इंडस्ट्रीज से आपको फाइनेंस तो मिलेगा बट व्हाट अबाउट द एग्रीकल्चरल पार्ट। तो इस तरह से जो पोल्यूशन हो रहे हैं, कई जगहों में इंडस्ट्रीज बनाने के लिए काफी पेड़ काटे जा रहे हैं, इस तरह से इन सब से बचने के लिए क्या प्रिवेंशन लिए जाने चाहिए एंड रियली वो प्रोजेक्ट से कितना अधिक या कम एनवायरमेंट को अफेक्ट हो रहा है, इन बातों को ध्यान देने के लिए फॉलोइंग फैक्टर्स को देखना पड़ेगा। क्या क्या पॉइंट्स देखने के बाद पता चलेगा कि एनवायरमेंट में कितना कम या ज्यादा नुकसान या नहीं हो रहा है, ये पता चलाने के लिए हम इन पॉइंट को ध्यान में देंगे। पहला है हाउ द प्रोजेक्ट इज अफेक्टिंग द एनवायरमेंट। सबसे पहले तो देखना होगा कि उस प्रोजेक्ट से एनवायरमेंट को किस तरह का अफेक्ट हो रहा है, मतलब फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, पहले तो ये पता चलना चाहिए। इसके बाद ही अकॉर्डिंगली द नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी टेकन। What measures to be taken to keep the environment degradation within acceptable limit? अगर एनवायरमेंट को नुकसान हो रहा है तो उससे बचाने के लिए क्या क्या काम किए जा रहे हैं जिससे जो एनवायरमेंटल नुकसान था उसको बचाया जा सके या उसको कम किया जा सके। इसके लिए किन किन बातों को इस्तेमाल में लाया जा रहा है, ये देखना होता है। देन द थर्ड पॉइंट इज व्हाट कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन मेजर्स। इसके लिए कितने खर्चे हो रहे हैं, एनवायरमेंट के लिए कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है जो उस एंटरप्रेन्योर के लिए पॉसिबल है या नहीं, ही इज वेदर रियली गोइंग टू इन्वेस्ट इट और नॉट, इस बात का भी पता लगाना होता है। दिस इज नोन एज इकोलॉजिकल एनालिसिस एंड फिजिबिलिटी। लास्ट वन इज मैनेजरियल एनालिसिस और फिजिबिलिटी। इन सब के बाद में मैनेज कैसे होगा, हाउ द एंटरप्रेन्योर्स प्लान इज टू मैनेज हिज प्रोजेक्ट। इन दिस द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ द मैनेजर्स इन्वॉल्व्ड इज एस्टिमेटेड। उस मार्केट के साथ में, उस प्रोडक्ट के साथ में एंटरप्रेन्योर के पास में उसके कॉम्पिटिटर्स कौन है, क्या है, कैसे है, इन सब बातों का ध्यान दिया जाता है। और इनके आंसर्स के लिए किन पॉइंट्स को कंसिडर किया जाएगा, हाउ फार द प्रोमोटर्स आर रिसोर्सेबल, उसको जो प्रमोट कर रहे हैं उनकी कितनी कैपेसिटी है, कहां तक वो रिसोर्सेस का सप्लाई कर सकते हैं। हाउ फार द प्रमोटर्स अंडरस्टूड द प्रोजेक्ट, जो प्रमोटर्स है उसको प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए फाइनेंस करेंगे सोच रहे हैं, उन लोगों ने उस प्रोजेक्ट को कहां तक समझा है, ताकि वो उसको अच्छे से समझ के कर रहे हैं या ऐसे ही कर रहे हैं। बीच में हो सकता है अगर प्रमोटर्स को फायदा ना हो, ठीक से नहीं समझे तो बीच में बैकआउट भी कर सकते हैं। तो इन बातों के लिए प्रोजेक्ट प्रमोटर ने प्रोजेक्ट को कहां तक समझा, एंटरप्रेन्योर को उसका प्रोजेक्ट के बारे में कहां तक पता चला, ये भी मालूम करना जरूरी होता है। The next point is what is the background and experience of the promoters. Promoters का experience क्या है, how far the promoters are committed, जो promoters है वो कहां तक seriously इस प्रोजेक्ट को ले रहे हैं, इन सब बातों को देखा जाता है मैनेजरियल एनालिसिस के लिए। थैंक यू गर्ल्स, go through the video and write on the slides for your notes.